स्टूडेंट्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो सके, उनको 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो आपकी ज़िंदगी को अगर मैं अपने हिसाब से इवैल्यूएट करूँ तो एजुकेशन से ही शुरू है और एजुकेशन के इर्द-गिर्द रही है। इसके अलावा भी सर आपने कुछ किया है? डॉक्टर शम्स मसूद साहब जो कुवैत में रहते थे, उस टाइम में कॉलेज को चलाने में कोई दुश्वारियाँ पेश आईं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरा नाम इसमें जोड़ा जाए तो हम कॉलेज के अखराजात को, बिल्डिंग को, इस सब को उठा सकते हैं। और यही हुआ कि वो अलशम्स मिल्लिया कॉलेज हो गया। लेकिन में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशन को पूरा करते थे, जाड़ छूती रहती थी हमेशा। तो हम लोग और मैं और ख़ास तौर से कलीमुद्दीन साहब जो सेक्रेटरी थे हमारे कॉलेज के, वो हम लोग रह जाते थे पटना में, दरभंगा में हफ्तों रह जाते थे। कभी कभी तो एक आदमी रह जाते थे, एक आदमी चले जाते थे। मेरा मानना है कि प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और कमेटी ईमानदारी से काम करें तो किसी भी कॉलेज को धीरे धीरे, किसी भी अदारे को धीरे धीरे डेवलपमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा अल्शम्स मिल्लिया डिग्री कॉलेज के साथ वो कॉलेज इसलिए बन गया, शायद मेरा अपना मानना है। इंटर में तो कई लोग थे, लेकिन डिग्री शायद इसलिए बन गया कि उसके सेक्रेटरी मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब को बनाया गया था। बच्चों के अंदर जो कल्चरल माहौल होना चाहिए, जो सिविलाइजेशन होना चाहिए, जो तहजीब होनी चाहिए, उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। बच्चे किताब पढ़ते नहीं है, ये सब नो करके पास करते हैं, जिसके वजह से उनकी सलाहियत में बड़ी कमी है। और इसके जिम्मेदार जितना सरकार है या फिर जो भी अदारा चलाने वाले हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार आज भी हम कहेंगे कि पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर रकीब साहब, जो एक्स प्रिंसिपल मिल्लिया कॉलेज के हैं। और अगर अररिया के 10 इंटेलेक्ट में बात करूं तो इनका नंबर आता है। एडुकेटर हैं, अभी भी ये काउंसलिंग करते हैं और अपनी निगरानी में ये स्कूल भी रन करा रहे हैं। तो सर, जब मैं आपके स्कूल पे आया था कैरियर गाइड, तो आपसे बात हो रही थी, आपने एक सेगमेंट की बात की, मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा वो, कि आपने स्कूल को 4 सेगमेंट में बांट रखा है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो। तो इसके पीछे आपका क्या आइडिया था? शिप्टन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी, इसका क़याम अमल में आया आपको 1996 में। तब से दर्स तदरीस का काम चल रहा है। तो हमेशा एक नई नई चीज़ इसमें लागू किया गया है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी। इस स्टूडेंट्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो सके, उनको 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक नाम से है, मेरे फादर के नाम से है क़याम ग्रुप। एक सिप्तैन जो इस स्कूल के फाउंडर थे, इस स्कूल को बनाया उन्होंने, अब वो दुनिया में नहीं है, एक उनके नाम से है सिप्तैन हाउस, एक क़याम हाउस, एक गुलाम रहमान हाउस, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से है। तो स्कूल के जो बच्चे होते हैं, हर क्लास के बच्चे तकरीबन, एक क्लास के बच्चे ऐसा नहीं है कि एक हाउस में है, वो चारों हाउस में है। और हाउस वाइज कोई भी कंपटीशन होता है, या स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, एग्जामिनेशन हो, ये सारा हाउस के बच्चों में आपस में कंपटीशन होता है। हर बच्चों को ये लगता है कि मेरा हाउस जीते, तो वो अपने तौर पर ज़्यादा मेहनत करता है, पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत करता है। स्कूल में टॉप करना है तो मेरा हाउस करेगा, इसलिए भी वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। और फिर एक खेल का मैदान हो, वहाँ भी वो कोशिश करते हैं कि हम करें। तो इस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है, और बच्चों की जो सलाहियत है, बच्चों के अंदर जो खूबी है, वो खुल करके बाहर आती है। इसलिए ऐसा किया गया है। अच्छा, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ और जब से मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से 87 के दौर से मैं जानता हूँ, मैं 6-7 साल का रहा हूँगा, तब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ। तो आपकी ज़िंदगी को अगर मैं अपने हिसाब से इवैल्यूएट करूँ तो एजुकेशन से ही शुरू है और एजुकेशन के इर्द-गिर्द रही है। इसके अलावा भी सर आपने कुछ किया है? नहीं, एजुकेशन के अलावा हमने कुछ नहीं किया है। हम सबसे पहले, मेरा 78 में जब मैंने एमए किया, तो तुरंत ही मेरा
नेशनलाइज्ड बैंक में है, उसमें मेरा जॉब हुआ, लेकिन मेरी तबीयत उसमें नहीं लगती थी। 1980 में अररिया में एक कॉलेज खुला, अल्सम्स मिल्लिया कॉलेज, जो मिल्लिया कॉलेज के नाम से खुला था। और हमको ऐसा लगा कि ये मेरा फील्ड है, हमको इसमें काम करना चाहिए। तो 1980 से ही हम अपनी सर्विस मिल्लिया कॉलेज में देने लगे। बाद में ये फिर अल्सम्स मिल्लिया कॉलेज हो गया। ये इसलिए हुआ कि शम्स मसूद साहब, डॉक्टर शम्स मसूद साहब जो कुवैत में रहते थे, उस टाइम में कॉलेज को चलाने में कोई दुश्वारियां पेश आईं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरा नाम इसमें जोड़ा जाए तो हम कॉलेज के अखराजात को, बिल्डिंग को, इस सब को उठा सकते हैं। और यही हुआ कि वो अल्सम्स मिल्लिया कॉलेज हो गया। फिर बाद में तो तभी आप सर इंटर कॉलेज में थे? डिग्री कॉलेज तो मेरे ख्याल से 80s के बाद। उस वक्त हम इंटर ही में थे, लेकिन 85 में कॉलेज की अथॉरिटी ने एक फैसला लिया जिसमें जनाब मरहूम कलीमुद्दीन साहब एडवोकेट, डॉक्टर मसूद साहब और दीगर लोगों ने मिलकर के एक फैसला लिया, और ज़रूरत भी महसूस की गई कि डिग्री कॉलेज भी इसमें जोड़ा जाए। तो चूँकि उस वक्त तक कानून बदल चुका था कि आप इंटर में डिग्री नहीं खोल सकते हैं, चुनांचे डिग्री कॉलेज के नाम से एक अलग कॉलेज खोला गया, अशम्स मिल्लिया डिग्री कॉलेज। फिर उसकी ज़मीन खरीदी गई। उसकी ज़मीन खरीदने में जो भी पैसा लगा वो डॉक्टर शम्स साहब ने दिया। फिर उसके बाद वो कॉलेज चला। 1985 से मैं प्रिंसिपल इंचार्ज के ओहदे पर रहा, और तब से 1995 तक रहा। और उस कॉलेज के सेक्रेटरी, फाउंडर सेक्रेटरी रहे जनाब कलीमुद्दीन साहब एडवोकेट, जो बड़े ही अदबी ख्याल के आदमी थे, और पता नहीं हमसे क्या मोहब्बत थी उनको। और वो जब डिग्री कॉलेज खुला तो उन लोगों ने कंडीशन रखा कि मेरे बारे में कि अगर वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर ये स्टार्ट किया जा सकता है। तब मैंने भी जिम्मेदारी ली और उसके बाद से कॉलेज बना। और डॉक्टर मसूद साहब ने उस वक्त शुरू के ज़माने में कॉलेज में फंडिंग भी किया, पैसा भी दिया, जिससे बिल्डिंग भी एक बनी। लेकिन बाद में जब डॉक्टर साहब नहीं रहे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उसमें सारी कुव्वत, सारी ताकत ये 92 और 3 की बात कर रहे हैं आप ये- डॉक्टर साहब तो। हाँ जी। इस वक्त तक कॉलेज को एफिलिएशन मिल चुका था। लेकिन कॉलेज को मजीद आगे बढ़ाना था तो डॉक्टर साहब रहे नहीं, इसलिए बाहर से कोई पैसा मिलने नहीं लगा। तो फिर ये कलीम साहब जो एडवोकेट, जो फाउंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने हम पर पूरा एतमाद किया, और उस एतमाद के साथ हम लोग आगे बढ़े और आगे ही बढ़ते चले गए। फिर बाद में इसमें ऑनर्स का एफिलिएशन मिला, और तब से आज तक कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। कॉलेज की जो भी बिल्डिंग बनी है, अभी काफ़ी बिल्डिंग बन गई हैं वहाँ पर। अब पढ़ाई लिखाई का जो माहौल अब पूरे बिहार में, उसका असर तो उस पर भी है, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन बाकी इसके बावजूद वहाँ जो टीचर हैं वो मुस्तकिल तौर पर मौजूद रहते हैं, आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब तो नहीं आते हैं, लेकिन 50% बच्चे आते हैं कॉलेज। और 10 का जरा पीछे छूट गए, एफिलिएशन का जो एक दिलचस्प कहानी है, आप लोग पटना जाते थे, मुझे हल्के में थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। आप महीनों महीनों वहाँ रह रहे हैं, बीवी बच्चे आपके यहाँ हैं, अब्बा हैं, मतलब मोहतरम हमारे रहते थे। एफिलिएशन में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, और उस कंडीशन को पूरा करते थे, जांच होती रहती थी हमेशा। तो हम लोग, और मैं, और ख़ास तौर से कलीमुद्दीन साहब जो सेक्रेटरी थे हमारे कॉलेज के, वो हम लोग रह जाते थे पटना में, दरभंगा में, हफ्तों रह जाते थे। कभी कभी तो एक आदमी रह जाते थे, एक आदमी चले जाते थे। इन बहरहाल सारे कंडीशंस को पूरा किया गया, और ये कंडीशंस जो पूरा हुआ उसमें कॉलेज की जो कमेटी थी, ख़ास तौर से कमेटी क्या थी, ख़ास तौर से जो सेक्रेटरी थे वकील साहब, और उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद किया उसमें, हमसे काम लेते रहे, काबूनी काम। और इस तरह से फिर कॉलेज को पहले तो टेम्प्रोरी एफिलिएशन मिला। टेम्प्रोरी एफिलिएशन कॉलेज को मिल गया था 87 में,
उसके बाद कॉलेज को फिर परमानेंट एफिलिएशन मिला पास कोर्स में। फिर बाद में ऑनर्स का एफिलिएशन भी मिला उसको, ऑनर्स की पढ़ाई भी हो एयर मेंशन कर दीजिए। और ऑनर्स का एफिलिएशन मिला इसको 2011 में, ऑनर्स तक का। लेकिन ऑनर्स के स्टूडेंट अपियर होते थे परमिशन के साथ। एफिलिएशन जो मिला परमानेंट एफिलिएशन कॉलेज को, वो मिला 2011 में। और 2011 के बाद से फिर कॉलेज चल रहा है। कॉलेज में चूँकि पेमेंट तो होता नहीं है, मंथली पेमेंट नहीं होता, कोई सैलरी किसी को नहीं मिलती है। कॉलेज में जो पैसा आता है स्टूडेंट फंड से, स्कॉलर फंड का जो पैसा आता है, उसका 70% वहाँ के जो स्टाफ हैं वो आज भी मिल रहा है, पहले भी मिलता था, उनको मिलता था। अब बाकी डेवलपमेंट का जो पैसा था, उससे जो कॉलेज में आप आज काम देख रहे हैं, सिर्फ उसी पैसे से हुआ है। मेरा मानना है कि प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और कमेटी ईमानदारी से काम करें तो किसी भी कॉलेज को धीरे धीरे, किसी भी इदारे को धीरे धीरे डेवलपमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा अल्फोंस मिलिया डिग्री कॉलेज के साथ ही हुआ। और काफ़ी मकान बन चुके हैं उसमें, काफ़ी खूबसूरत। अच्छा, एक दिलचस्प वाकया याद आता है सर, आप एक बार नाराज होकर कॉलेज से चले गए थे, तो वो भी अगर शेयर कर दें, क्या हुआ था वो? नाराज़गी की वजह कोई ख़ास नहीं थी एक्चुअली। 85 में कॉलेज खुला, उसी ज़माने में हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, तो कॉलेज से तो माशी ताउन कुछ होता नहीं था, बस हम लोग यही खिदमत खल्क कर रहे थे सब आदमी मिल करके। तो एक तो वो बात था, दूसरा था कि कुछ टीचर्स वहाँ अंदरूनी तौर पर कुछ सियासी माहौल पैदा करना चाहते थे। हम उसको पसंद नहीं करते हैं कि किसी भी अदारे में कोई सियासी माहौल पैदा हो, और कुछ पेमेंट्स को लेकर के कोई दुश्वारी हुई थी। उस वक्त मेरा जहन भी बन गया था कि साहब आपको ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि इससे बच्चों की भी मेरी पढ़ाई हो। तो फिर मैंने ये करियर गाइड एकेडमी का क़याम किया 1996 में, और 95 के सितंबर अक्टूबर में कॉलेज को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जो इंचार्जशिप था मेरा उसको हमने छोड़ दिया था। तो उस दौरान कॉलेज को नुकसान बहुत बड़ा हो गया। सेक्रेटरी साहब अकेले बच गए, और उनको कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा सबऑर्डिनेट नहीं था साथ में, और हो सकता है कुछ लोगों ने मिसगाइड किया हो। धीरे धीरे कॉलेज जब इसकी तरफ जाने लगा, जबान की तरफ जाने लगा, तो फिर सेक्रेटरी साहब हमारे पास खुद से आए, कमेटी के लोग आए, और उन्होंने फिर मेरे सामने प्रॉब्लम रखा कि तुम वक्त दो कॉलेज में। तो उस वक्त तो मेरा स्कूल काफ़ी आगे निकल चुका था, जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई थी, लेकिन चूंकि बड़े जिम्मेदार लोग। वो चाय वाली बात को स्किप मत कीजिए सर, बताइए क्या हुआ था? वो चाय वाली बात कोई खास नहीं है, वैसे क्या कहा था सेक्रेटरी साहब ने कि चाय तब पियेंगे जब आपने मुझसे जिक्र किया है, बताइए सर। उन्होंने यही कहा कि साहब हम मेरे यहाँ आए तो उन्होंने हमसे कहा कि कैसे होगा कॉलेज, कोई स्टाफ वैसा नहीं है, और आपको वक्त देना चाहिए। तो ये चाय ऑफर किए, तो उन्होंने कहा कि भाई चाय पियेंगे जब आप फिर से वक्त देंगे कॉलेज में, आप आइए वक्त दीजिए। तो फिर हम तैयार हो गए, क्योंकि बुनियादी तौर पर फाउंडर प्रिंसिपल हम थे, हमको भी हमदर्दी थी उससे, बहुत ज़्यादा थी। फिर 2004 में दोबारा 14 अगस्त 2004 को दोबारा हमने फिर ज्वाइन किया। तो उस वक्त तो वाकई कॉलेज की हालत बड़ी खस्ता हो गई थी। स्टाफ लोग लगता है कि नुकसान पहुंचाया कॉलेज को, लेकिन फिर उसके बाद सेक्रेटरी साहब, कलीम साहब और हम लोग मिल करके फिर उस कॉलेज को दोबारा खड़ा किया। और हम समझते हैं कि अररिया में बिल्डिंग के एतबार से, माहौल के एतबार से, पढ़ाई के एतबार से अल्फोंस मिलिया डिग्री कॉलेज के मुकाबले में मेरा ख्याल है अररिया कॉलेज भी नहीं है। हालांकि अररिया कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, लेकिन जो माहौल एजुकेशन का और जितनी खूबसूरत जगह
अल्फंस मिलिया डिग्री कॉलेज की है, वो अररिया में किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं है। अब तो हम 2023 में हम रिटायर कर चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद भी बड़प्पन है कमेटी का कि हमको एक मेंबर के तौर पर लोगों ने रखा है। अभी जो वहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, चूँकि अब वकील साहब रहे नहीं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, डॉक्टर साहब भी नहीं रहे, तो डॉक्टर साहब का दोनों लड़का निहाद आलम शम्स उसके प्रेसिडेंट हैं, फवाद आलम शम्स के सेक्रेटरी हैं, लेकिन गार्जियन के तौर पर उनका ताल्लुक हमसे बना हुआ है और उन लोगों ने कॉलेज में हमको एज एन एजुकेशनिस्ट मेंबर के तौर पर रखा भी है। टाइम टू टाइम जो राय मशवरा होता है वो हमसे क्या करते हैं, और कॉलेज अच्छे माहौल में चल रहा है। जो भी टीचर अभी हैं, वहाँ के प्रिंसिपल इंचार्ज जो बने हैं, वो हालांकि जूनियर टीचर हैं, लेकिन एमॉन्ग द लॉट वो अच्छे थे, तो उनको बनाया गया है। इमरान अहमद सिद्दीकी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में है, अच्छा चला रहे हैं और हर मामले में हमसे मशवरा करते रहते हैं। हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं। कॉलेज चुके वो कॉलेज इसलिए बन गया, शायद मेरा अपना मानना है, इंटर में तो कई लोग थे, लेकिन डिग्री शायद इसलिए बन गया कि उसके सेक्रेटरी मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब को बनाया गया था। वो अगर नहीं होते तो वो उनके अंदर एक बड़ी खूबी बता दे। हमसे कभी कभी अब एक जगह रहते थे तो सख्त चुस्त हो जाता था, लेकिन दूसरे ही शाम वो मेरे घर पर पहुंच जाते थे। या आप नाराज हो गए? नहीं नाराज, आपसे क्यों नाराजगी है? मतलब ऐसा लगता था कि उनको एक हमदर्दी है कि अगर रकीब और हम मिलकर करेंगे तो हम बतावें, एक एक कहानी बतावें। हम लोग जब यूनिवर्सिटी जाया करते थे तो एक ही कमरे में हम भी रहते थे, वो भी रहते थे, और ऐसा लग वो मेरी खिदमत में लगे रहते थे। अब चाय पिया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। तो आज भी हम खाने पीने में सादा खाना पसंद करते हैं, तो वो जिद करके हमको खिलाते थे गोश्त मछली। अरे खाइएगा नहीं तो सकिएगा कैसे खाइए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस जगह दे। और भी मेंबर्स लोग वहाँ जो थे अब दुनिया में नहीं है। हाजी उमर शाकिर साहब थे, गैयारी के अफजल हुसैन साहब थे, ये लोग बड़े मुखलिस आदमी थे। ये वाकई चाहते थे वकील साहब के साथ साथ मिल करके कि एक अदारा अच्छा बने, अच्छा करे, लेकिन हायर एजुकेशन तो वो सरकार की पॉलिसी कुछ अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि 90s के बाद गवर्नमेंट ने शायद ये तय कर लिया है कि हायर एजुकेशन में बेहतरी न हो तो अच्छा है, मेरा अपना मानना है। इसलिए सरकार के रवैये से तंग आकर बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए हैं। अब बहुत सारे स्टाफ हमारे साथ, हम 42 साल तक उस कॉलेज में प्रिंसिपल रहे और उससे पहले 3 साल 4 साल इंटर कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से रहे। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि इस 45 साल में मुशारे के नाम पर या पैसे के नाम पर हम लोग को कुछ नहीं मिला। बाद में 2011 के बाद बिहार सरकार ने एक फैसला लिया कि साहब कुछ एड कॉलेज को दिया जाए, तो कोई फिक्स एड नहीं, स्टूडेंट जितना पास करता है, कि आप किसी के यहाँ 200 स्टूडेंट पास किया तो किसी के यहाँ 10 स्टूडेंट भी पास कर सकता है। तो पास आउट स्टूडेंट का एक पैसा तय कर दिया गया है, 8,500 रुपया पर स्टूडेंट पर ईयर, और उस हिसाब से कॉलेज को मिलता है। तो उसमें किसी स्टाफ को महीने में 10,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000 भी मिलता है, जिस कॉलेज में जैसा स्टूडेंट है, और उसी तरह की ज़िंदगी हम लोगों ने बिताई है। लेकिन आज भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से ज़्यादा मुस्तैदी के साथ यहाँ के जो स्टाफ हैं, चाहे वो टीचर हो नॉन टीचिंग हो, सब लोग रहते हैं काम कर। अच्छा, जिस दिन आप रिटायर्ड हुए थे, लास्ट वर्किंग डे था आपका, तो मैं एक न्यूज़ फ्लैश हो रहा था, तो आपकी बाइक मैंने देखी थी और वहाँ फवाद आलम शम्स थे, निहाद आलम शम्स थे। तो कोई पत्रकार थे, वो पूछ रहे थे कि जो आपने अभी बात की कि भाई कॉलेज तो है, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत कंसर्न चीज़ ये भी बोला कि गवर्नमेंट की तो जो ढील ढाल रवैया है वो भी है,
लेकिन गार्जियन भी मुस्तैद नहीं है अपने बच्चों को भेजने के लिए। बात है, तो इसमें आपका क्या अपने जाती सही ओपिनियन बात है? है, क्योंकि बिहार के एजुकेशन को अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी से लेकर के जो मैट्रिक तक की बुनियादी तालीम है, इस पर गवर्नमेंट बिल्कुल उसका ध्यान नहीं है। और बच्चे वहां से जब निकलते हैं, पास आउट तो हो रहे हैं बच्चे, बच्चे पढ़ के निकल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, और रिजल्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा होता है। वो सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन बच्चों के अंदर जो कल्चरल माहौल होना चाहिए, जो सिविलाइजेशन होना चाहिए, जो तहजीब होनी चाहिए, उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। बच्चे किताब पढ़ते नहीं है, ये सब नो करके पास करते हैं, जिसके वजह से उनकी सलाहियत में बड़ी कमी है। और इसके जिम्मेदार जितना सरकार है या फिर जो भी अदारा चलाने वाले हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार आज भी हम कहेंगे कि पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, क्योंकि उनको ये इस बात का इल्म शायद नहीं है, या फिर वो पता नहीं लगाते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज जा रहा है तो गया कि नहीं, वो कुछ पढ़ रहा है कि नहीं, सुबह शाम उसका रूटीन क्या है, उससे गार्जियन को कोई मतलब नहीं है। कम से कम 90% गार्जियन को तो कोई मतलब नहीं। और जिसके वजह से जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें बड़ी कमी आई। बच्चे तो बच्चे हैं, ये उम्र कॉलेज में कौन बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर के 20 साल के बीच होती है, और ये उम्र ऐसी होती है कि अगर इनको गाइड किया जाए तो ये IAS IPS भी हो सकते हैं। अगर ये गाइड नहीं किया गया प्रॉपरली इनको, तो ये बिगड़ भी सकते हैं। तो आजकल गाइड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आप एडुकेटर हैं तो कुछ पेरेंटिंग टिप्स दीजिए, क्या करना चाहिए? मैं भी एक गार्जियन हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, क्या होना कैसा है? होना ये चाहिए कि जहाँ जिस इदारे में भी आप बच्चे को डालें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो, तो एक तो कि वहाँ से आपका ताल्लुक बना रहना चाहिए कि शायद उस जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, क्या उसमें रंग ढंग क्या है, उसका रवैया क्या है, बच्चे का प्रॉपर क्लास हो रहा है कि नहीं, बच्चे वक्त पर स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, टीचर्स का असेसमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये गार्जियन अगर ये ध्यान रखेंगे तो उस स्कूल या उस कॉलेज के जो चलाने वाले लोग हैं, या गवर्नमेंट ही क्यों नहीं हो, तो उसका भी ध्यान उधर जाएगा। लेकिन होता है क्या है कि सुबह से शाम तक पेरेंट्स आजकल इतने बिजी हैं अपने कारोबार में, तो उनको बच्चों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आता कि मेरा बच्चा जो 8 बजे कॉलेज गया था, उसको 4 बजे आ जाना चाहिए, और वो शाम के 7 बजे तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये काम तो गार्जियन का है उसको पूछना कि साहब तुम 4 बजे पहुंचना था, तुम 7 बजे क्यों पहुंच रहे हो? हमने तुमको पैसा दिया नहीं, तुम्हारे पास इतनी कीमती मोबाइल आई कहाँ से? और ऐसी चीज का इस्तेमाल अगर बच्चा कर रहा है जिसको पेरेंट्स से दिया नहीं, तो पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि भाई ये बच्चा मेरा इस चीज को लाया कहाँ से। या तो किसी दोस्त से ले लिया होगा, या मांगने की आदत हो गई होगी, या गलत संगत में पड़ गया वो। तो ये तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, और पेरेंट्स को इसके लिए जागरूक होना होगा। पेरेंट्स अगर नहीं जागरूक होंगे तो स्कूल कॉलेज इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल दिलचस्पी भी रही है, चाहे वो सोसाइटी को बेदार करने के पर्पज़ से ही हो, तो थोड़ा-सा वो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आप तस्लीम साहब के साथ भी देखे गए हैं, आप पॉलिटिकल ये तो नहीं रहा है, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स को सही रास्ते पर आना चाहिए। इस तरफ हम लोग कई तंजीम को चला करके देखा, कोशिश भी कर रहे थे कि साहब पॉलिटिक्स का माने ये कतई नहीं है कि कमाओ खाओ। पॉलिटिक्स का माने ये है कि समाज में, अगर हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे शहर में कोई इदारा चल रहा है, तो एक पॉलिटिशियन और एक सोशल पर्सन का की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको देखें कि भाई ये प्रॉपर ढंग से चल रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट का जो फंड आ रहा है वो प्रॉपर ढंग से डेवलपमेंट में लग रहा है कि नहीं। स्कूल और कॉलेज अगर उनके एरिया में है तो उसमें पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इस लालच में कुछ पॉलिटिशियन के साथ मैं जरूर रहा हूं। और फिर इलाके का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। हम जिस इलाके से आते हैं रानीगंज के, मेरा जो रानीगंज प्रखंड पड़ता है, रानीगंज का पूर्वी बेट, इसमें
आबादी के लिहाज से 60% माइनॉरिटी की आबादी है। माइनॉरिटी की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है, आदिवासी की आबादी है। इस इलाके में लोग जाते भी नहीं थे और एमपी एमएलए बन गए, बरसों से बने हुए हैं। लेकिन अगर उनको पूछिए यार, कहिए कि हम फलां गांव के रहने वाले हैं, तो बोले कहाँ पर है। वो अपने ही क्षेत्र में पूछते हैं कि ये गांव कहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि उनकी दिलचस्पी उसमें नहीं है, चंद लोगों में है। इसी दिलचस्पी को बढ़ाने की लालच में हमेशा किसी न किसी पॉलिटिशियन से हम जुड़े रहे हैं। चुनाचे मुजीबुर रहमान साहब के साथ कि हम रहे, वो तो एक नेक इंसान थे, अच्छे थे, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन तसलीत साहब एक बड़ा ही, उनके सोचने का दायरा जो था वो बड़ा था। वो हमारे इलाके से पॉलिटिशियन होते भी नहीं थे। वो किशनगंज से एमपी थे जिस जमाने में हमारा जुड़ाव उनसे हुआ। लेकिन उनसे हमने अपने इलाके में बहुत सारा काम दिया। उनसे कहते रहे, कभी कभी प्रॉब्लम रख देते थे, तो किसी न किसी जरिया से वो कभी एक दो बार उनको लेकर के गए अपने इलाके में। देख करके उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, लोगों में वो जागृति नहीं है। तो उन सब जाने से देखे जब हुआ, तो फिर ये भी किए। फिर जब एक इलेक्शन ऐसा आया जिसमें बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको लगता है कि मेरी कोशिश बहुत ज़्यादा रही जब वो अररिया से एमपी बने। उनको पता नहीं क्या खौफ था, वो अररिया से लड़ना नहीं चाहते थे। किशनगंज पूर्णिया से एमपी रह चुके थे वो, लेकिन अररिया आए वो, और अररिया के लोगों ने उनको गले भी लगाया, वो जीते भी। और 3 साल 3.5 साल तक वो एमपी रहे। आपको जान के खुशी होगी, उस 3.5 साल में 180 किलोमीटर रोड हमने उनसे लिया और उसको बनवाया उस पीरियड में अपने 8-10 पंचायत में। ये लालच थी हमको। कई स्कूल में उन्होंने पैसा दिया, बहुत सारे कई मदरसों में पैसा दिया उन्होंने मेरे इलाके में, बड़े बड़े मदरसों में। और बहुत सारे बच्चे को वो स्कॉलरशिप के तौर पर मदद भी करते थे। यही सब लालच थी जो पॉलिटिशियन के बीच हम रहे। और अभी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं लोगों के बाल बच्चे हैं, लेकिन उनका नज़रिया वैसा नहीं। तो चूंकि उनका नज़रिया वैसा नहीं है, तो हमारे ताल्लुकात भी उनसे अलग सलग तक हैं। अच्छा, सरहदी गाजी यहाँ पे हलीमुद्दीन साहब को कहते थे। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस है, कुछ यादें जुड़ी हुई हैं? देखिए, हलीम साहब एक निहायत ही शरीफ और बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन थे। आज़ाद एकेडमी, अररिया कॉलेज और मिलिया कॉलेज इंटरसेक्शन, हम तो मेरी जानकारी के हिसाब से इसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। शायद जमीन अपने समधी से दिलवाया। जानते हैं कि आपको आज़ाद एकेडमी में तो प्रेसिडेंट रहे बहुत दिनों तक। हम लोग उस जमाने में स्टूडेंट हुआ करते थे और जाती तौर पर स्टूडेंट को वो जानते थे। मिलिया कॉलेज में मेरी बहाली में उनका बड़ा रोल था। वो जब हमको देखे कि मीटिंग में बैठे हुए तो बोले, रकीब तुम क्या करते हो आजकल? तो बोले हम तो अभी बैंक में। बोले छोड़ो उसको, आ जाओ कॉलेज में। तो उसी शख्सियत की वजह से मैं तो कम से कम आ गया था कि हलीम बाबू यहाँ है। इतनी बड़ी शख्सियत थी उनकी। कॉलेज जब अनाउंस हुआ और मीटिंग होने लगी, यहाँ जमीन वहाँ जमीन नहीं देने लगे लोग, तो हलीम बाबू को पकड़ा गया। हलीम बाबू के पास हम लोग 3-4 आदमी गए। अफजल हुसैन साहब, अलहाज उमर शाकिर साहब, मरहूम नज़ीर साहब और हमारे सीनियर जो मिलिया कॉलेज में टीचर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, वो जनाब मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब। हम लोग इतने लोग गए हलीम बाबू के पास। कॉलेज के खुलने मतलब अनाउंस होने के तकरीबन 1-2 महीने के अंदर उनके बाद बात को रखा और उमर शाकिर साहब ने कहा कि अभी नई नई रिश्तेदारी आपकी हो रही है। रिश्तेदारी हुई नहीं थी, मंजूर वकील साहब की शादी हुई नहीं थी, रिश्ता तय हो गया था। अगर मुजीब साहब को सिसोना पकड़ा जाए
तो वो ज़मीन दे सकते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने तौर पर कोशिश कीजिए, तो लोगों ने कोशिश किया, हाँ हुआ, लेकिन मुझे याद है कि मुजीब साहब और उनके बड़े भाई, क्या नाम था उनका, बोल रहे हैं, और इन लोगों ने 2-3 भाई थे, वो इन लोगों ने कहा कि हलीम बाबू का तस्करा आया, तो उन्होंने कहा कि हलीम बाबू आ जाएंगे तब तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोग हलीम बाबू को कस कर पकड़े और हलीम बाबू वहां गए। वो गए और बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप आ गए हैं तो वहाँ 8 बीघा जमीन जिसमें अभी कॉलेज बना हुआ है आगे पीछे, वो उन्होंने ही दिया, इसलिए उनके भाई या चचा के नाम पर, फजलुर रहमान साहब के नाम पर, वो फजलाबाद के नाम से हुआ। बाद में 2 साल तक कॉलेज चला, कमेटी के लोगों ने चलाया, लेकिन जब कॉलेज नहीं चल पा रहा था, काफ़ी दुश्वारी होने लगी, फंडिंग की दुश्वारी होने लगी, टीचर आए थे तो उनको पैसे की देने की दुश्वारी होने लगी, मकान कैसे बनेगा। तो फिर इसी बीच में डॉक्टर मसूद साहब आए और मसूद साहब ने कॉलेज को फंडिंग किया, और जितनी बिल्डिंग इंटर में बनी हुई है वो उन्हीं के फंड से बनी हुई है। फिर कॉलेज में नाम जुटा, मिल्लिया कॉलेज, अशम्स मिल्लिया कॉलेज। और हम मानते हैं कि वो ज़मीन जो मिली सिर्फ हलीम बाबू की शख्सियत के लिए। अच्छा, उनको सीमांचल गांधी कहा जाता था, सरहदी गांधी बेसिकली कहा जाता था, तो वो यहाँ के लोगों ने उनको लक़ब दिया था, मतलब क्या इसके पीछे क्या? उनको लक़ब इसलिए दिया था कि बड़ी सोच समझ करके कोई बात बोलते थे, कम बोलते थे, बड़े काम की बात बोलते थे। हलीम बाबू को जब तक, वो तो किशनगंज से एमपी भी रहे, अररिया से एमएलए भी रहे वो, लेकिन उनको जहाँ तक हम लोग जानते थे, बहुत कम सुखन, बड़ी धीमी आवाज़ और बहुत मिला जुला के चलने वाले लोग। जितनी पकड़ उनकी मुसलमानों के बीच थी, उससे ज़्यादा उनकी इज्जत हिंदू समाज के पक्ष, ये सबसे बड़ी बात थी। और जो फैसला वो करते थे, जो बात सामने रखते थे, वो ऐसा लगता था कि ये अररिया के गांधी हैं, इसलिए लोग उनको गांधी जी के नाम से जानते थे। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैं वीरेंद्र शरण जी से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हलीम सर का जहाँ ज़िक्र आएगा वहाँ यासीन बाबू का भी ज़िक्र आएगा, क्योंकि हलीम सर और यासीन बाबू दोनों की जोड़ी थी, एक नरम दल, एक गरम दल। तो कुछ हमें दिलचस्प वाकया बताइए, क्यों ऐसा, मतलब क्या होता था? हाँ, सही बात है। यासीन बाबू भी बहुत बासलाहियत आदमी थे, अच्छे एडवोकेट थे वो, और डैशिंग पर्सनालिटी थे। खासतौर से अफसर वगैरह पर वो बहुत ज़्यादा हावी रहते थे। हलीम बाबू उनसे बहुत सीनियर थे। वो हलीम बाबू की बड़ी इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा। और बगैर हलीम बाबू को लिए अररिया का किसी बड़ा काम, किसी कोई इदारा बनाना हो, कोई सोशल काम हो, सामाजिक काम हो, किसी की मदद करनी हो, जैसे आज़ाद एकेडमी का मामला हो, या कॉलेज का मामला हो, या हाई स्कूल जिस ज़माने में ये था वो सब मामला हो, तो बगैर हलीम बाबू के तो सोचा भी नहीं जा सकता था। हलीम बाबू की असल ताकत यासीन बाबू बनते थे, इसलिए कि हलीम बाबू तो नर्म आदमी थे, यासीन बाबू दोनों तेवर के आदमी थे। नर्म तो नहीं थे, लेकिन ये है कि सूझबूझ से काम लेते थे, लेकिन गरम दल के आदमी थे। इसलिए हलीम बाबू और यासीन बाबू की जोड़ी बड़ी मशहूर हुई थी कोर्ट के बेंच पर। और ये लोग किसी भी गांव के पंचायत में हो या शहर के मामले में हो, एक अनिल बाबू वकील हुआ करते थे, हाँ, वो भी इन लोगों के साथ हुआ करते थे। तो ये लोग ऐसे लोग थे कि इसमें आज जो लोग समाज को कई हिस्से में बांट रहे हैं, तो ये लोग कई हिस्सों को जोड़ के चलते थे। अच्छा, हाँ, अमीर गरीब सबको मुनासिब फैसला मिले। अच्छा, आपको अपनी मेमोरी में याद है कि वो जो दुर्गा पूजा के जुमा के दिन एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत एजिटेशन हो गया था, तो हलीम बाबू ने पहल की थी? देखिए, इस तरह का कई बार अररिया में हुआ। कई बार अररिया में होने का ये मतलब था कि हर तरह के लोग तो हर समाज में रहते हैं।
ऐसे मौके से हलीम बाबू और यासीन बाबू जहाँ खड़े हो जाते थे, फिर मामला वहाँ से बढ़ता नहीं था। एकदम नहीं बढ़ता था और वो कंट्रोल होता था, लोग मानते थे उनको। अब मानने की एक ही वजह थी कि इंसाफ पसंद थे। ऐसा नहीं कि मुँह देखा-देखी कुछ से कुछ कर दिया, नहीं, इंसाफ पसंद आदमी थे। और कहा ना कि इतनी नरम बोली अभी तो रज़िया हमको नहीं नज़र आ रहा, हालाँकि बहुत बासलाहियत एक और वकील थे ज़हीर बाबू, लेकिन ज़हीर बाबू में हलीम बाबू में बहुत फ़र्क था। ज़हीर बाबू एक अच्छे वकील थे, हलीम बाबू एक अच्छे वकील के साथ-साथ समाज के एक बहुत अच्छे आदमी थे। जो एक बार फैसला करते थे तो मुँह देख के नहीं करते थे, सही फैसला करते थे और लोग मानता था उनको। यही वजह है कि उनको गांधी कहा जाता था। अच्छा, हिस्टोरिकल रिकमेंडेशंस की अगर मैं बात करूँ और हलीम बाबू और यासीन बाबू की जब बात करूँ, तो अररिया जिला बनाओ आंदोलन में उनका इन दोनों का रोल बहुत अहम रहा। हालाँकि ये कंप्लीटली अगर कहा जाए तो वकीलों का आंदोलन था। बाद में नेता लोग भी आए, अपना उनको पॉलिटिकल फ़ायदा था। तो कुछ आप बताइए इनके बारे में हमें। अररिया को जिला बनाने का आंदोलन 1972 के बाद से शुरू हो गया था और हमको जहाँ तक ये है कि ये सब आंदोलन की सुगबुगाहट उस वक्त शुरू होती थी शमा होटल से। एक शमा होटल हुआ करता था, तो अररिया के बुजुर्ग लोग और जिहोश तबका अक्सर असर की नमाज के बाद वहाँ बैठा करते थे। कचहरी में तो लोग बैठते ही थे, लेकिन जो जिहोश तबका में कई लोग थे, उसमें हलीम बाबू थे, यासीन बाबू थे और भी उस वक्त के नौजवान लोग थे, वो लोग बैठते थे और ये बात चलती थी। तो जहाँ तक जिला का आंदोलन का सवाल है, इसमें कई लोग थे, अच्छी सोच के लोग, सब चाहते थे कि अररिया इतना पुराना सब डिवीज़न है, इसको जिला बनना चाहिए। तो सब लोग थे, लेकिन इसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया बाद में, जो चूँकि उसके बाद तो ये लोग पॉलिटिक्स में भी आ गए, हलीम बाबू को लोग मानता था, तो जो भी ड्राफ्टिंग होती थी, जो भी आवाज़ उठती थी, बगैर हलीम बाबू के वो सोचा नहीं जा सकता था। यासीन साहब बहुत डैशिंग थे, कोई भी रोड पर निकलना है या चलना है या किसी अफ़सर से मिलना है, डीएम तो उस टाइम में थे नहीं, एसडीओ हुआ करते थे, उनसे मिलना है, मेमोरेंडम देना है, तो वो सारा काम यासीन बाबू किया करते थे। अच्छा, जब हम इसको डिग ड्राइव कर रहे थे तो हमें एक चीज़ पता लगा कि ये सर्किट हाउस में कोई डेलीगेट्स आई हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनका जो कागजी या ज़मीनी सतह पे सर्वे होता है उसको करने के लिए। तो वहाँ पे कुछ मामलात हो गया था नेताओं में आपस में। वह क्या था वो मामला? वो एक्चुअली बात ये है कि हमेशा कई ग्रुप में बटा रहा है समाज, पॉलिटिकली। वो दौर कांग्रेस का था। हलीम बाबू हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, वो हमेशा जो है एक अलग फ्रंट में रहे, जो समाज में जैसे जनता पार्टी बनी तो उसमें थे, या उससे पहले सोशलिस्ट में थे। यासीन बाबू बाद में चले गए कांग्रेस में, लेकिन वो कंधा से कंधा मिला के चलते थे हलीम बाबू से। तो यहाँ कोई भी चीज़ होती है, आज भी अररिया में एक बीमारी है, वो ये है कि वो क्यों करेगा, हम क्यों नहीं करेंगे। और जमींदारी का जो थप्पा जिन लोगों पर लगा हुआ था, वो चाहता था कि कुछ हो नहीं और जो करें सो हम करें, और इसी के बीच में इस तरह का टग ऑफ वार होता रहता था। लेकिन वो निज़ाम ज़्यादा दिन नहीं चला, अवाम ने जो चाहा यहाँ वही हुआ। बाद में नए-नए लोग भी उससे जुड़े, बाद में, बहुत बाद में हंसराज बाबू जुड़े, ताहा बाबू वकील जुड़े उससे, और भी कई इस तरह के लोग, नौजवान लोग जुड़े, तो फिर इसको ज़िला का दर्जा मिला, जिसमें बुनियादी तौर पर, चूँकि बुनियाद की इसको तो कोई देखता नहीं है, जिस पर खड़ी होती है बिल्डिंग, बुनियादी तौर पर इसकी लड़ाई लड़ने में हलीम बाबू, अनिल बाबू, ज़हीर बाबू और उसके बाद आपको जा कर के यासीन बाबू, इन लोगों को आप उँगली पर गिन सकते हैं।
अच्छा, आपके फादर इन लॉ के बारे में मुझे पता लगा कि आपके फादर इन लॉ भी जो है एजुकेटर थे, जो डेहटी कॉलेज है शायद ना डेहटी में, उनमें क्या रोल रहा है? उनका नाम था सैयद गुलाम रहमान। वो बीएससी एग्रीकल्चर थे। एग्रीकल्चर में वो जॉब भी करते थे। मधेपुरा में एक जगह है पिपरा, वहाँ वो पोस्टेड थे। एक कहानी है उनकी कि उस ज़माने में वो जब वहाँ गए तो आलू की खेती बहुत ज़्यादा हुई फार्म में। उससे पहले जो लोग होते थे तो कुछ दिखाते नहीं थे। उनके ज़माने में जो आलू की खेती हुई, सैकड़ों टन आलू हुआ। तो उन्होंने वहाँ के एसडीओ या डीएम जो रहे होंगे उनके अपर अफसर, उनसे जाके मिले कि फसल तैयार है और फसल ख़राब हो रहा है, उसको बेच देना चाहिए, ऑक्शन कराना चाहिए। तो वो लोग टाल-मटोल करने लगे, तो वो सड़ने लगा। जब वो सड़ने लगा तो इनको परेशानी हुई। तो वो आए घर के बड़े ज़मींदार रहे उनके आबा व अजदाद। इन्होंने क्या किया, यहाँ जूट की खेती होती थी, पटुआ उस साल बहुत हुआ था। उसको बेच करके ले जा करके सरकार के खजाने में पैसा जमा कर दिया और कुछ जो आलू वो ला सके, बाकी आलू को वहाँ गरीबों को तकसीम कर दिया और सर्विस से रिजाइन कर दिया। सर्विस छोड़ दिया, वो चले आए घर पक लिए। जब घर आए तो उन्होंने यहाँ देहती में मदरसा खोला, हाई स्कूल बनाया। 1981 में वो हमको पकड़ लिए कि कॉलेज खोलना है। तो 81 से टालते 83 तक में को कॉलेज की बुनियाद पड़ी वहाँ, जो अभी नसीम डेहटी कॉलेज के नाम से। पहले डेहटी कॉलेज डेहटी खुला था वो। बाद में 84 में अजीम बाबू ने एक रिक्वेस्ट किया उनसे, अजीम बाबू जो एक्स मिनिस्टर थे, कि हाई स्कूल और मदरसा मिडिल स्कूल, चूँकि वो डेहटी 2 भाग में बटा हुआ है। एक मीर भाग कहलाता है, एक मरार भाग कहलाता है। मीर कहलाते हैं ये लोग, हमारे ससुर लोग, और मरार भाग में पढ़ते हैं अजीम बाबू। तो उन लोगों ने कहा कि कॉलेज हम लोगों को दे दिया जाए, हम लोग उसके लिए ज़मीन वगैरह सब देंगे और कॉलेज को वहाँ बनाया जाए। तो इन लोगों ने कहा कॉलेज बनने से मतलब है। तो फिर उन्होंने कॉलेज उनके हवाले किया कि कॉलेज यहीं पर अभी देखते होंगे जब हाट में, हटिया जहाँ पर लगती है, उन लोगों ने ज़मीन जगह दिया, फिर कॉलेज वहाँ पर बना। आज नसीम डेहटी कॉलेज के नाम से वो चल रहा है। तो अच्छा चल रहा है। इंटर में उसमें एक दुश्वारी आई थी कॉलेज चलाने में। तो फिर आप कुछ दिनों के लिए शायद आपने गाइड किया था या कुछ? यानी दुश्वारी तो कॉलेज चलाने में ये आई कि कॉलेज जब खुला था, अब खोल देने के लिए तो लोग खोल देते हैं। अब उसके लिए ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उसमें और कहा ना कि डेहटी 2 भाग में बटा हुआ है। तो एक भाग में सब कुछ पहले से था। हाई स्कूल भी इन्हीं का खोला हुआ था, रहमान साहब का। मदरसा अभी वहाँ चल रहा है, आलिम तक की शायद पढ़ाई है कि मौलवी तक की। मिडिल स्कूल भी वहीं पर है। तो उन लोगों ने, अजीम बाबू वगैरह ने, उसमें पैसे की दुश्वारी आई। तो अजीम बाबू ने कहा कि साहब, नसीम जो उनके भाई रहते हैं सऊदी अरब में, कि वो फाइनेंस कर सकते हैं अगर कॉलेज को उनके नाम से कर दिया जाए। तो लोग तैयार हो गए, बोले कि ठीक है, कॉलेज चलने से मतलब है। उन्होंने फाइनेंस किया। अब कितना फाइनेंस किया नहीं किया वो अजीम बाबू ही बता सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग वगैरह बनी, कॉलेज चलने लगा। और भी बहुत सारी दुश्वारी उसमें जो लोकल होता है, ये नहीं वो नहीं वो। और सैयद गुलाम रहमान साहब ने उनके सुपुर्द कर दिया और फिर बाहर से उसकी मदद करते रहे। कॉलेज बना, आज बना हुआ है, एफिलेटेड कॉलेज है वो। अच्छा, आपको मैंने खिराज अकीदत जब आपका बेटा का एक प्रोग्राम करवाया था किसी किन्हीं लोगों ने, किन्हीं तंजीम ने, तो आप वहाँ गए थे। तो आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे याद है। आपने ये कहा था कि सिप्तान से, क्योंकि हर वालिद अपने बाल बच्चे से इमोशनली अटैच रहता है, लेकिन क्योंकि
कहीं न कहीं पॉलिटिकली जब बोझ होता है, हम लोग के जो पेरेंट्स का एक वो होता है कि भाई फ़ोकस करें, क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो फ़ोकस शिफ्ट ना हो। तो थोड़ा आपके मन में, मुझे आपके कन्वर्सेशन से लगा, अगर इफ आई एम रॉन्ग तो आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, तो थोड़ा आपको ये तशवीश रहता था कि नहीं, फ़ोकस इनका ज़्यादा इसकी तरफ होना चाहिए। तो जब आखिरी के दिनों में आप उसके साथ रहने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी जब आपने देखा और वे जो डिलीवर चीज़ों को किया, आप काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो थोड़ा-सा वो एक्सपीरियंस आप अपने बेटे के बारे में हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। सिप्टेन सिप्टेन अहमद जो थे, कम लोग जानते हैं कि वो रेडियोलॉजिस्ट भी थे। ये कम लोग जानते हैं। और उनको जॉब भी था वहाँ, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब करते थे। यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने ज़माने के एक अच्छे स्टूडेंट थे वो। लेकिन उस ज़माने में जब स्कूल यहाँ कुशियार गाँव में शिफ्ट हुआ, तो हमारी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि हमको 3-3 ज़िम्मेदारी सँभालना पड़ रही थी। एक तो इस ये स्कूल, गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, फिर दोबारा हम आ चुके थे। तो ये मुमकिन नहीं लग रहा था, तो फिर उसको हमने आवाज़ दिया, वो आ गया। वो अपना इसको चला रहे थे। स्कूल चला रहे थे, बच्चों के जिस तरह से हमको ऐसा सोशल अटैचमेंट था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा लड़का था, तो वो भी, उसका ज़हन भी उस टाइप का था। इस बीच में उसकी शादी-ब्याह हो गई और शादी-ब्याह के बाद वो डिस्टर्ब हो, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बड़ा खुशगवार नहीं हो उनकी शादी का माहौल, जिसकी वजह से हम ये महसूस करने लगे, इसी टाइम थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसी बीच में ये 17-18 की बात है, उसी बीच में लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हो गया तो बिल्कुल खाली हो गए, तो और ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे। फैमिली प्रॉब्लम हो गया था। तो हमने हल्की सी छूट उसको दी। उसने मेरे पास क्वेश्चन किया कि हम चाहते हैं कि सोशल वर्क वगैरह करें, कुछ एंगेजमेंट अपना बढ़ावें। तो हम अपनी ज़हानत के हिसाब से, राय के हिसाब से उनको कहा कि तुम अगर ऐसा चाहते हो तो फॉर द टाइम बिंग तुम कांग्रेस का मेंबरशिप ले सकते हो। लेकिन कांग्रेस का मेंबरशिप लेने के बाद वो उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गए और वक़्त उनका उसमें ज़्यादा जाने लगा, और इतना जाने लगा कि कांग्रेस उसके नाम से जानने लगा लोग, यहाँ से दिल्ली तक। तो उसी में हम कभी-कभी कहते थे उनको कि जो मेन चीज़ है आपकी स्कूल है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो पीरियड ही लॉकडाउन का था, इसलिए ज़्यादा यह नहीं हुआ और स्कूल को बड़े अच्छे ढंग से उसने चलाया उस पीरियड में। और जो कुछ यहाँ अभी आप देख रहे हैं, कुछ 2 साल में जो हुआ है वो तो सामने है। लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हुआ है, सब उन्हीं की मेहनत का ये था। और हम उनको बोलते थे कि पॉलिटिक्स में जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप एमएलए, एमपी और उधर सोचिए। पॉलिटिक्स में जाने का मतलब है कि कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो कीजिए। तो चुनांचे उसने किया, बाद में हमको पता चला, हमको इल्म नहीं था इस बात का। वो बंद मुट्ठी से काफ़ी लोगों की मदद करता और इसका अंदाज़ा उसके गुज़र जाने के बाद पता चला। कई लोग जब मेरे पास आए, कई कहानियाँ सुनी, कई लोग जब मेरे यहाँ पहुँचे घर पर, और अनजान आदमी, जब उन लोगों ने बताया तो तब लगा कि नहीं, वाक़ई सही माने में ये पॉलिटिक्स का मज़ा वो ले रहे थे, जो करना चाहिए पॉलिटिक्स में वो कर। इस बीच में उनके ताल्लुकात बड़े लंबे चौड़े हो गए थे। वो कांग्रेस की बड़ी लॉबी ऊपर तक उनको लोग जान गया था बहुत कम वक़्त। उनके कई लोग तो हमको इशारे-इशारों में कहते थे कि अररिया का अगला एमएलए यही है,
ऐसे बोल देते थे, तारिक अनवर ने वो हमसे कह दिया, अरे वो तो बेटा को आप हमको दे करवा के एमएलए हैं, वो आते हैं बराबर यहाँ बेचारे, खान साहब, शकील अहमद खान। तो वो लोग बिल्कुल कन्हैया के काफ़ी करीब चला गया था। अररिया में कन्हैया जब किसी को जानता था उस वक़्त, तो सिर्फ़ सिद्दीक़ को, किसी एमएलए एमपी को नहीं। अच्छी चीज़ थी, अच्छे ताल्लुकात बनाए थे उसने। तो फिर जब आप आए शिफ्ट करने के लिए, जो आपका एक परसेप्शंस था बेटे को लेके कि जो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शायद थोड़ा-सा कम निभा पा रहा है, तो आपको क्या हुआ जब आप रहना आपने शुरू किया? हालाँकि उसी के ज़िद पर हम लोग आए थे। अकेलापन महसूस करता था, फैमिली साथ में उसके नहीं रहती थी। तो हमको और अपनी माँ को बहुत ज़िद किया वो। ज़िद किया तो हम लोग आ गए, चूँकि सुफ़ियान वहाँ रहते थे। इनको बोल दिया कि तुम लोग यहाँ रहो, हम लोग वहाँ चले जाते। तो यहाँ वही लगता था कि इनका इंटरेस्ट जो है थोड़ा शिफ्ट कर रहा है। तो मेरे आने से उसको सहूलत होने लगी। तो उसमें हम उसको समझाते थे कि ज़िंदगी ठीक है, वो काम को कर सकते हो तुम, हमने भी किया है वैसा। हमने स्कूल कॉलेज में रह कर के भी पॉलिटिकल लोगों के साथ हम रहे हैं, लेकिन उसमें लाइफ नहीं। तुम्हारा जो सबसे अच्छा ये स्कूल है, अगर इसको लेकर तुम चलोगे तो वैसे लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत उसको पड़, उस लाइन पर काम करो। तो खैर वो करते थे उस वक्त तक। तो खैर थोड़ी बहुत आपको स्पोर्ट्स से भी दिलचस्पी रही है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल ये सब हाँ, आपने खेला है, तो कुछ बताइए उसके बारे में? स्कूल के ज़माने में जब हम लोग आज़ाद अकेडमी में पढ़ते थे, तो उस ज़माने में तो क्रिकेट वगैरह का चलन नहीं था। बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल का चलन था। तो ये तीनों खेल खेलते थे, माहिर किसी में नहीं थे, लेकिन ये तीनों खेलते थे। और खेल इस फुटबॉल का ज़ौक़ जो है हमारा, वो फिर कॉलेज में भी रहा, यूनिवर्सिटी तक गया। यूनिवर्सिटी की जब टीम बनी तो इत्तेफ़ाक से उसमें हमको लिया गया, जब यूनिवर्सिटी की टीम बनी तो। और टीम की तरफ से हम लगभग 5 या 6 मैच खेले भी। अच्छा था वो सब। बाद में मेरा पैर वो ख़राब हो गया था कि नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके। स्पोर्ट्स को एजुकेशन से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसी न किसी स्पोर्ट्स में बच्चे को दिलचस्पी होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि फिज़िकली भी वो मज़बूत होता है, मेंटली भी मज़बूत होता है। और जो ऐसा वक़्त जिसमें आप गलत काम कर सकते हैं, वो आपका खेल के मातहत हो जाता है। आज गाँव घर में ख़ास तौर से हर गाँव में पहले एक फ़ील्ड हुआ करता था। हम लोगों के यहाँ भी था, सिसोना में भी था, जहाँ तक हमको मालूम है। तो लोग क्या करते थे कि स्कूल से आने के बाद या काम-काज के बाद लोग फ़ील्ड की तरफ चले जाते थे। आज क्या हो गया है कि वो सब चीज़ ख़त्म हो गया है। वो सब चीज़ जो ख़त्म हो गया, तो लोग फ़ील्ड की तरफ नहीं जा कर के लोग चले जाते हैं चाय की दुकान की तरफ। और चाय की दुकान का जो माहौल है वो तो आप जानते हैं। बच्चे इधर-उधर चले जाते हैं, गलत खाना, गलत पीना, वो सब आदत उनको लग जाती है। अच्छा, क्योंकि आपने सुना ही होगा, ड्रग एडिक्शंस हमारे इलाके में अभी बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्योंकि आप एजुकेटर हैं और काउंसलिंग भी लोगों को करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है, और मतलब पेरेंट्स या सोसाइटी को क्या करना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स की तो ज़िम्मेदारी यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। पेरेंट्स को ठीक है, अभी न्यू साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चों को आप दोस्त बना कर के रखिए, लेकिन ऐसा दोस्त नहीं बनाइए कि वो गलत माहौल में चला जाए। नई साइकोलॉजी यही कहती है, लेकिन सख्ती की भी ज़रूरत है और उसको समझाने की भी ज़रूरत है। उसके आने-जाने, चलने-फिरने पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आप नज़र नहीं रखते हैं तो बच्चा है। ये 10 साल से 9 साल से लेकर के जो 22 साल तक की उम्र है, इसमें तो वो जिस तरफ जाएगा उसी तरफ अच्छा करने लगेगा। अच्छे दोस्त के साथ जाएगा तो अच्छा बन जाएगा, खराब दोस्त के साथ जाएगा तो खराब बन जाएगा। इसमें उसका एंगेजमेंट क्या हो,
वही मैंने अभी कहा है कि पहले हर गांव में पहले खेल का मैदान हुआ करता था, और कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, हालांकि क्रिकेट का दौर नहीं था वो, लेकिन इसके बावजूद आप शाम का वक्त असर के बाद से लेकर के शाम के 5:30-6 बजे तक आप देखते हैं कि हर जगह खेल चल रहा है, इधर कबड्डी चल रहा है तो उधर कुछ चल रहा है उधर। अब क्या हुआ है, वो सारी चीजें खत्म हो गई, फील्ड खत्म हो गया है, खेल की तरफ बच्चे जा नहीं रहे हैं। उस वक्त को वो गलत काम में लगाते हैं, बाजार चले गए, गलत दोस्तों के साथ चले गए, गलत खाने पीने की आदत लग गई। तो जब तक उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया जाएगा वक्त को बिताने का, तब तक ये सुधरने वाला, ये नहीं सुधरेगा। और इसमें माँ बाप की निगरानी भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको निगरानी करनी पड़ेगी। अब इंटरव्यू को हम रैप अप करने की तरफ जा रहे हैं। आपके अगर ज़हन में कोई ऐसी बात, क्योंकि हम तो छोटे हैं, बच्चे हैं, जो आपको लगता है कहनी चाहिए, आप बेझिझक कह सकते हैं। नहीं, हम तो चूंकि आप लोग मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं, मीडिया चाहे तो समाज को सुधार सकता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। स्टेटमेंट को छाप देना या स्टेटमेंट का ब्रॉडकास्ट कर देना या उसको दिखा देना, ये भी एक काम है, एक आदमी का ख्याल समझ में आएगा। लेकिन मीडिया जब गांव में पहुंचेगी, समाज में पहुंचेगी और वहां से छान करके खबर लाएगी, उस खबर को अगर वो शाये करती है, तो इसका बड़ा ही पॉजिटिव असर समाज पर पड़ेगा, बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। एक आप अगर देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल, 7 साल, 6 साल है, वो या तो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, आप उस 10 में से एक को भी अगर पकड़ लेते हैं और समाज सामाजिक नजरिए से उसको पेश करते हैं, और आप कहते हैं कि रकीब साहब आप इस समाज में रहते हैं, आपके समाज का ये हाल है, तो हम समझते हैं कि इससे कुछ सुधार होने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स का बड़ा रोल इसमें होने वाला है। पेरेंट्स को चाहिए कि आप देखिए एक पेरेंट्स क्या-क्या करता है दुनिया में। एक पेरेंट अगर उसकी औलाद उसके सामने नहीं हो, वो तो सिर्फ उतना ही कमाएगा जितना वो खाएगा। लेकिन एक औलाद सामने में है, तो वो जायज़ ढंग से भी कमाता है और नाजायज़ ढंग से भी कमाता है। दोनों ढंग से कमाता है। वो इसलिए कमाता है, सवाल कीजिएगा, उससे पूछिएगा तो बोलेगी 2-2 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, क्या करें मजबूरी है। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है ये नहीं वो सोच रहा है। अगर उस बच्चे को उस नशे की लत से वो बचाना चाहते हैं, तो उस बच्चे पर उसकी रूटीन को तय करना होगा, उसकी सुबह से शाम तक की एक्टिविटी को वॉच करना पड़ेगा। जो खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया है। जो 10-15% लोग अच्छे हैं वो करते हैं, तो वही 10-15% आपको अच्छे बच्चे भी नजर आएंगे। अच्छा, आपने पेरेंट्स की बात की तो मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि सर से पूछें कि आप अपने आप को कैसा पेरेंट्स मानते हैं? बहुत कामयाब तो नहीं, लेकिन बड़ी कोशिश रही है कि बच्चे को जो सीखना चाहिए अच्छी बातें उसको सीखें। एक एग्जाम्पल सुफियान यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं का बता देते हैं आपको। सुफियान अलीगढ़ से उन्होंने किया है सब चीज़, यहाँ से 6 क्लास में चले गए थे वो। लेकिन अलीगढ़ का माहौल थोड़ा सा वो है, एक बच्चे दूसरे को ज़्यादा तंग उंग करते हैं, उससे ये परेशान हो गए थे और हमको इन्होंने ख़त लिखा कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो 1-2 बार ये बात खबर मिली तो हम उसको बोले कि तुम आ जाओ। ये आ गए, फिर यहाँ अपना पढ़ने लगे। तो अब पढ़ने लगे तो मेरा रुख थोड़ा बदला। इनको सुबकी होने लगी, इनको सुबकी ये होने लगी, भाई इतना बड़ा इदारा छोड़ के हम आ गए। फिर इन्होंने अपने से भी पैरवी की और दूसरों से, अपने नाना से पैरवी कराया हमारे पास। और एक गार्जियन, एक पेरेंट के तौर पर हमने इसके सामने एक कंडीशन रखा कि इसके बाद
ये बात नहीं होनी चाहिए। तो आज बेहतरीन इंजीनियर बना हुआ है। अगर उसी दिन हम इनकी बात को मानते और सख्ती नहीं करते, ऐसा हुआ है अररिया शहर में, नाम नहीं बताएंगे। जब हम पहली बार अलीगढ़ गए थे तो वहाँ के टीचर ने अररिया ही के कुछ बच्चे की हमसे शिकायत की। हमने बड़े दबे अंदाज में आके उनके पेरेंट्स को कहा कि कभी कभी जाया कीजिए, और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बुरा माना और नतीजा अच्छा नहीं रहा। ये दोनों बात। यानी कंक्लूजन में ये निकालूं कि रिसेप्टिव होना चाहिए गार्जियन को, अगर कुछ कह रहा है तो आप उसको सीरियसली नोट कर। आप सीरियसली नोट कीजिए। स्कूल चला रहे हैं, सुफियान से मेरी रोज बात होती है इस टॉपिक पर। कोई अगर बोल रहा है, तुमको लगेगा कि निगेटिव बोल रहा है, लेकिन उसकी खोज भी करो, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो तुरंत उसको ओवरकम करो, तुरंत उसमें सुधार लाओ। पहली गलती में तुरंत सुधार लाओ, तो वो गलती जब सुधर जाएगी। अभी इसने बड़ी कड़ाई की है यहाँ पर, हमारे यहाँ बच्चों का तुम हेयर स्टाइल किसी का और स्कूल के बच्चों का तरह नहीं देखे होगे। देखे हो? नहीं देखे होगे। अब इन्होंने अपनाया उसको। जो बच्चा 2 बार 3 बार कहा गया अगर अब बाल ठीक नहीं करता है तो ये नाई मंगा के बाल बनवा देता है। इंग्लिश में बोलते हैं हाफ बटर वाइफ को, अहलिया को। आपके उनसे कैसे रिश्ते हैं, दोस्ताना कैसी, मतलब आप इतना लंबा सफर आपने तय किया और काफी चैलेंजेस आए, क्योंकि आपने बताया कि आप इकोनॉमिकली भी बहुत अपने चैलेंजेस फेस किया, तो उनकी अहमियत को थोड़ा अगर आप बता पाए। देखो, घर को बनाने में काम करना देखने में तो आता है कि मर्द काम कर रहा है, देखने में तो ये लगता है कि फला आदमी है जो मेहनत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, इंडस्ट्री में फैक्ट्री में खट रहा है, लेकिन वो उनकी जो आमदनी है उसका प्रॉपर केयर और प्रॉपर यूटिलाइजेशन सिर्फ घर की औरतें ही कर सकती है। और हम इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ही। उनका सेक्रीफाइस ऐसे ऐसे वक्त में उन्होंने मेरी मदद की है कि हमको यकीन नहीं होता है कि एक बार हम बीमार पड़े, मेरा ऑपरेशन हुआ, अचानक हो गया था। हम गए पूर्णिया और डॉक्टर ने कहा कि आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा गॉल ब्लैडर का। तो हम बोले कि भाई हमको जाना है, आपको पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो वाइफ को जब खबर मिली, वो अररिया में थी, बोले कि नहीं आप आइए मत, पैसा लेके हम आ रहे हैं। वो जो गई तो 50,000 रुपया लेके गए। तो हम पूछे रुपया का मसला है? बोले कि नहीं नहीं, आप ही जो खर्च करने को देते थे ना, उसी में से जमा किए थे, वही पैसा है। एक एग्जाम्पल। दूसरा बता रहे थे, एक मकान रफी हजर अंजुम बेच रहे थे, वो जो मकान, तो वो हमसे बोली कि उसको लेना है। भाई कहाँ से लोगे भाई, उनकी बच्ची की शादी है, उनको तो तुरंत पैसा चाहिए। बोले कि नहीं मेरे पास है पैसा। कहाँ से ले हो तुम पैसा? तो आप जो खर्च के लिए देते थे उसी में से हम बचा कर रखे और 3 लाख रुपए निकाल कर उन्होंने दे दिए। 3 lakhs। हाँ, तो इकोनॉमी ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ तो आपकी वाइफ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। इतना ह्यूज अमाउंट। हाँ, जी, तो ये हाउस वाइफ है ना वो? हाँ, हाउस वाइफ है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज तक, आज के दिन तक उन्होंने अपनी जरूरियात मेरे सामने नहीं रखा। कंप्लेनिंग नेचर नहीं है, आज तक उन्होंने हमको ये नहीं कहा होगा कि हमको इस चीज की जरूरत है। हम अगर महसूस किए होंगे तो पूरा किए होंगे, लेकिन उन्होंने आज तक हमसे नहीं। अभी भी काफी फिक्रमंद रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि घर को बनाने में, और जब हम अररिया पकड़े तो हम क्योंकि जॉब छोड़ के आए थे, तो हमारे घर के लोग हमसे बहुत नाराज रहते थे। खासतौर से वालिद साहब थोड़ा नाराज रहता है। हम 81 के बीएड हैं, हमने कभी हाई स्कूल में अप्लाई नहीं किया। हाँ, मेरे ख्याल से वो फिक्रमंद होंगे कि बेटा कमाई नहीं कर रहा है, उसकी लाइबिलिटीज बढ़ गई है। हमारा इंटरेस्ट कुछ और था, जो हुआ देखने में आ रहा। तो वो फिक्रमंद रहते थे कि भाई कुछ करता नहीं है, जॉब तक हासिल करना नहीं चाहता है,
कॉलेज में आए थे तो उनको लगा था कि 2-4 साल में कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो नहीं हुआ। लेकिन बाद में फिर वो लोग समझने लगे कि नहीं, ये सही ढंग से चल रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हो, मेरी शादी हो गई थी 81 में। सिक्किम की पैदाइश थी 82 की, इसकी पैदाइश है 84 की। बच्चे भी बड़े हो गए थे और आमदनी कुछ भी नहीं। मेरा आहद था जाती तौर पर कि हम घर से कुछ नहीं लेंगे, घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन ये मेरा अपना ये था कि हम घर से कुछ नहीं लेंगे। हम कुछ नहीं लेते थे घर से। माँ कभी कभी नाराज हो जाते थे, इतना चीज है तुम ले नहीं जाते, उनका हो जाता है। वो जो वक्त गुजरा, उस वक्त में जो मेरी अहलिया ने मेरा साथ दिया, वो तारीख खत्म करने का। मेरी इस कहानी को वो वकील साहब कलीमुद्दीन साहब अच्छे ढंग से जानते हैं। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी फनी है कि स्ट्रिक्ट है? नहीं, बीच की है। फनी तो नहीं है, स्ट्रिक्ट भी नहीं है, बस। नहीं, एक होता है इंसान की पर्सनालिटी कुछ और होती है, लेकिन पोर्टफोलियो की वजह से थोड़ा सा तो मेंटेन करके चलना पड़ता है। हाँ, वो तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि अंदरूनी तौर से आपको फन करना अच्छा लगता है, रिलैक्स होकर फन करना अच्छा लगता है, क्या करते हैं? बस। जो अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको जाहिर नहीं करते हैं, कभी जाहिर नहीं करते हैं कि प्रॉब्लम है। खुद किराए के लिए क्या करते हैं? खुद एंजॉय के लिए तो अपने वक्त को काम में बिताते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोई काम नहीं है तो किसी के यहाँ चले गए, उसको समझाने बुझाने में लगा। कभी मन नहीं करता बीवी बच्चों, आप क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, चलो ढाबे में खाना खाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, एक आइसक्रीम खा के आते हैं। बच्चों को हम कहते हैं कि जाओ घूम फिर के आओ, लेकिन अपने नहीं जाते हैं। सोसाइटी प्रेशर की वजह से कि आपका पर्सनैलिटी नहीं है, सोसाइटी प्रेशर के लिए लोग पहचानते हैं, लोग क्या कहें। क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं जी, हम उसको जाती तौर पर बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और जो वक्त हम लोगों का गुजरा, खासतौर से 80 से लेकर के 2000 अब तक का, ये बड़ा कंजर्वेटिव था यहाँ का सोसाइटी, और उस चीज को लोग अच्छा नहीं समझते थे उस वक्त। और पैसा अलग फैक्टर है, लेकिन जिम्मेदार ओहदा पर थे, इसलिए वो सबसे बचते थे। जिम्मेदार ओहदा पर थे इसलिए वो सबसे बचते थे कि अगर एक स्टूडेंट को हम समझा रहे हैं कि बिला मतलब का दुकान पर मत जाओ, सिनेमा हॉल के आसपास मत जाओ, अब वो जब हमको देखेगा तो उसको क्या असर पड़ेगा। ये गर्ल्स गाइड एकेडमी आपने अच्छी सोच के साथ शुरू किया था, और शट डाउन क्यों करना पड़ा? शट डाउन, हाँ, उसको किया जानबूझ करके। गर्ल्स गाइड एकेडमी 2001 में स्टार्ट हुआ था। 2001 से पहले यहाँ कई गर्ल्स स्कूल थे, लेकिन गार्जियन का प्रेशर, जो करियर गाइड एकेडमी से बच्चियां निकल रही थी, उस गार्जियन का प्रेशर हम पर इतना पड़ने लगा कि नहीं, आप लड़कियों का स्कूल खोलिए और आपके मातहत हम बच्चों को देंगे। तो 2001 में उसको स्टार्ट किए, बहुत अच्छा चला, बड़ा प्रोग्रेस भी हुआ उसमें, बच्चियां बड़ी अच्छी निकले भी, अच्छे पोस्ट पर भी है भी। लेकिन अभी 2019-20 में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में 2 साल स्कूल बंद रहा। उस स्कूल को चलाती थी वाइफ हमारी, हम सिर्फ निगरानी करते थे उसकी। और इसी दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई वो, और 2 साल का गैप हो गया। तो इसके बावजूद स्कूल को हमने चलाने की कोशिश किया, लेकिन हमको ऐसा लगा कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा स्कूल चल नहीं पा रहा अब। और सुफियान की जो मदर हैं वो वक्त नहीं दे पा रही हैं। कुछ दिन तक तो सुफियान ने वक्त दिया उसमें, बाद में इसका काम जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसको भी परेशानी होने लगी। लॉकडाउन का मामला आ गया, 2 साल का गैप हो गया, सुफियान की अम्मी बीमार पड़ गई, मेनली वही चलाती थी स्कूल को।
में निगरानी होती थी। तो ये सब देख करके कि क्वालिटी एजुकेशन हो नहीं पा रहा है जैसा हम चाहते थे, क्वालिटी में डिटोरिएशन होने आने लगा और स्कूल में लड़कियों के स्कूल की में जिम्मेदारी दोगुनी बढ़ जाती है। तो सोसाइटी ऐसी है कि उसके नज़रिए को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, प्यार मोहब्बत के साथ साथ बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। हम समझते हैं कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वही आदमी उतना स्ट्रिक्ट रह सकता है जो खुद से उसकी निगरानी करे, जो नहीं हो पा रहा था। तो बाद में हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, अब इसको बंद कर देना चाहिए और ख़ास तौर से सिप्टेन का भी जोर पड़ने लगा कि आप लोग वहाँ चलिए। तो यहाँ करियर गाइड एकेडमी कैंपस में आने से पहले हम लोगों ने स्कूल बंद किया, बच्चों को बता दिया कि इस साल दाखला नहीं होगा। फिर हॉस्टल में बच्चियां रह रही थी, उनको समझा बुझा के घर भेजा कि तुम लोग दूसरी जगह देख लो, क्योंकि वो जहाँ हम रहते थे जिस मकान के नीचे, उसी मकान के ऊपर गर्ल्स हॉस्टल था। तो अब हम लोग चूंकि यहाँ नहीं रहेंगे, आज सुफियान वहाँ रह रहे थे, सुफियान की जो वाइफ है वो भी कम उम्र की हैं, छोटे 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 बच्चे हैं उनके। तो ये सारी चीज को मिला करके स्कूल को भी और हॉस्टल को भी हम लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन गार्जियन का दबाव पिछले 2 साल से फिर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तब कैरियर गाइड एकेडमी में 2025 से 25-26 में गर्ल्स हॉस्टल खुल रहा है। जिस मकान में हम लोग रहते हैं उसी के ऊपर गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे की जगह है, बच्चियां रहेंगी, गर्ल्स हॉस्टल चलेगा। अब इसको रैप अप करते हैं। लास्ट में हमें ये बताइए, अब तक की ज़िंदगी का जो आपका सफ़र रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? सैटिस्फाइड हैं कि और कुछ काम करना बाकी है? सेटिस्फेक्शन तो इंसान को कभी नहीं मिल सकता है, लेकिन एक आदमी को अपनी जिंदगी में, एक शख्स एक अपनी जिंदगी में जितना काम कर सकता है उतना तो शायद कोई नहीं कर पाता है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि इस छोटी सी जगह में, अररिया जैसी जगह में, गांव में पैदाइश हुई, गांव घर के रहने वाले हम लोग, उस लिहाज से हमने उतना जरूर कर दिया है कि जिससे लोग ये बात सोचेंगे कि साहब ये कॉलेज, ये स्कूल वगैरह जो है, ये फला शख्सियत ने इसको बनाया, ये परमानेंट रहने वाली चीज़ है। हमारा क्या है, 2 साल 4 साल 10 साल 5 साल में तो इंसान चला जाता है, वक्त गुजर जाता है। लेकिन ये इदारे अगर रह गए, जिस नज़रिए से इसको बनाया गया, जिस तरह से अभी इसमें मेहनत हो रही है, ये मेहनत अगर जारी रहा तो जाहिर सी बात है इसका सवाब भी हमको मिलता रहेगा और लोग याद भी करते रहेंगे। एक आदमी को आदमी याद करता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसकी कामयाबी उसी में है। आपने हमसे बात किया, एक्सपीरियंस साझा कीजिए, कैसा लगा आपको? बातचीत जो हमारी हुई, आपको कैसा फ़ील हुआ? एक जिंदगी का एक्सपीरियंस तो अ, बड़ा होता है। अभी हमको अच्छा लगा कि आपने हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे कुछ छोटे मोटे काम के बारे में पूछा और इससे हमको भी तक़वियत मिली कि चलिए हमको कुछ कहने बताने का मौका मिला। अगर हमारी ये बात 5 आदमी तक चली जाती है तो हो सकता है अच्छा सोचने वाले की आज भी कमी नहीं है। अच्छा सोचने और करने वाले की आज भी, उनके लिए हम यही मैसेज देंगे कि अब दौर इस बात का आ गया है, जैसा हम महसूस करते हैं ज़ाती तौर पर, कि ठीक है आप दूसरों को ज़रूर समझाइए, ज़रूर कहिए, लेकिन अगर हो सके तो एक आदमी की अपने से बढ़त कर दीजिए। अगर लोग ऐसा करने लगे तो हम समझते हैं कि ये एक
हिंदुस्तान की बात लीजिए तो 1 करोड़ 40 लाख 1 अरब 40 करोड़ लोग एक एक आदमी की मदद करना शुरू करें तो उनकी मदद होती चली जाएगी। गांव घर में सलाहियत की कमी नहीं है। गरीब बच्चों में इतनी सलाहियत है कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। जब कभी मौका मिलता है उनके यहाँ जाते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं, लेकिन उसको राह दिखाने वाले की पड़ी क्या। आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।